Hi everyone, this is Niharika. Today we are going to start with chapter number 4, Force and Energy of class 5th Science. आज हम क्लास 5th का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं. इस चैप्टर की मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ जो उसमें मैंने आपको पूरे इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दी है ना, कि पूरा टॉपिक आपको मैंने समझाया है, पूरा चैप्टर आपको मैंने एक्सप्लेन किया है. आज जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट है ना, चैप्टर के वर्ड्स टू नो, क्विक रिकैप, टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स, जो भी इस चैप्टर में एक्सरसाइज होगी वो मैं आपको पूरी की पूरी समझाऊंगी और आपको मैं स्क्रीन पे विजिबल भी कराऊंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए और आप चाहते हैं कि एक्सरसाइज करने से पहले आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मिल जाए, आप एक बार सुन लें कि चैप्टर में क्या क्या है, कैसे कैसे है पूरी एक्सप्लेनेशन, तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं. मैं आप सबको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आपको पहले वो वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा. एक बार आप चैप्टर समझ लेंगे उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स पर आएंगे तो you'll understand better. So before going to start, if you have not subscribed my channel, please go and subscribe to my channel. So let's get started. Okay, so basically as you can see we have words to know and quick recap on the screen. मैं वन बाय वन इनको पढ़ती जाऊंगी, आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी एंड साथ साथ हम इसे समझते जाएंगे. ओके, सो as you can see the very first word we have in words to know is ramp. Ramp क्या होता है, right? Okay, a slope that joins two parts of a road or a building. रैम्प क्या होता है? एक स्लोप, एक इस तरीके का स्लोप है ना, इस तरीके का पार्ट दैट जॉइंस टू पार्ट्स ऑफ अ रोड और बिल्डिंग, जो कि बिल्डिंग के दो पार्ट्स को ज्वाइन करता है या रोड के दो पार्ट्स को ज्वाइन करता है, उसे रैम्प कहते हैं. आपने कभी कभी देखा होगा रास्ते में चलते चलते एकदम प्लेन लैंड होती है बट अचानक से ऐसे ढलान आ जाती है, एकदम से ऐसे करके स्लोप वाली लैंड आ जाती है. जो ये स्लोप वाली लैंड होती है इसे रैम्प कहते हैं, जो आपने रोड पे देखी होगी, बिल्डिंग्स में, जैसे अपने स्कूल में भी देखी होगी आपने, स्टेयर्स के साथ में जो रैंप होती है ना, या फिर हॉस्पिटल्स में जो लोग व्हील चेयर पे आते हैं उनको स्टेयर्स चढ़ाना थोड़ा टफ होता है, दैट इज वाई वहां पे भी रैंप बनाए जाते हैं जिसे स्लोप कहते हैं. ऐसे ढलान वाली जगह जैसे आप आराम से व्हील चेयर ऊपर सकती है और नीचे भी आ सकती है, दैट इज रैंप. नंबर 2 इज रिन्यूएबल. रिन्यूएबल का मतलब मैं आपको बता देती हूँ बाय द वे क्या होता है. जो दोबारा रिन्यू हो सकता है, दैट इज रिप्लेस्ड नेचुरली. जो नेचुरली अपने आप दोबारा से बन जाता है उसे रिन्यूएबल कहते हैं. जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं तो अगर सन की एनर्जी कभी खत्म होने वाली नहीं है ना, वो अपने आप ही रिन्यू बार बार अपने आप ही बन जाती है, दैट इज रिन्यूएबल. नेक्स्ट वर्ड इज वाइब्रेशन. वाइब्रेशन क्या होता है? अ कंटिन्यूअस शेकिंग मूवमेंट. अच्छा, वाइब्रेशन से मुझे याद आया कि मैंने वाइब्रेशन वर्ड मेरा एक चैप्टर था नेचुरल डिजास्टर का, मैंने उसमें वाइब्रेशन बहुत अच्छे से समझाया क्योंकि अर्थक्वेक उसमें एक टॉपिक था है ना. सो अगर किसी को वो वीडियो देखनी हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, नेचुरल डिजास्टर का वो पूरा चैप्टर मैंने आपको समझाया हुआ है. सो वाइब्रेशन, जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी उनको तो वाइब्रेशन का मतलब पता होगा. सो वाइब्रेशन क्या है? अ कंटिन्यूअस शेकिंग मूवमेंट. जब कंटिन्यूसली कोई भी चीज हिलती है ना, शेक करती है, तो उसे वाइब्रेशन कहते हैं. सो अभी जो हमारे पास है नेक्स्ट है वो है क्विक रिकैप. क्विक रिकैप का मतलब क्या होता है कि जो हमने अभी चैप्टर में पढ़ा है ना, चैप्टर जो हमने पढ़ा हुआ है उसका थोड़ा सा एक समरी दे देते हैं कि चैप्टर में बेसिकली क्या क्या था. तो व्हेन वी पुश और पुल समथिंग वी अप्लाई फोर्स. जो हम किसी चीज को पुश करते हैं और पुल करते हैं हम उस पर फोर्स लगाते हैं, है ना. आपने देखा ही होगा, जब आप किसी चीज को पुश करते हो, धक्का मारते हो, तो अपने आप वहां पे स्ट्रेंथ लगाते हो, पावर लगाते हो ना, दैट इज फोर्स. एंड जब आप उसे खींचते हो तब भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. नेक्स्ट इज अ फोर्स कैन बी यूज टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. हम फोर्स का यूज करते हैं, जोर लगाते हैं जब हमें किसी स्टेशनरी मीन्स वो ऑब्जेक्ट जो अपने आप नहीं हिलती, उसी प्लेस पे ऐसे ही रहती है, उसको मूव करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है. स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. किसी चलती हुई ऑब्जेक्ट को अगर आपको रोकना हो तब भी आपको फोर्स लगाना पड़ता है. मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर. किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को और तेज चलाने के लिए भी आपको फोर्स का यूज करना पड़ता है. स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना, धीरे करने के लिए भी फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, जैसे मान लो गाड़ी चल रही है ना, आप चला रहे हो, अब आपको डायरेक्शन चेंज करनी है, मान लो आपको लेफ्ट में जाना है, तो लेफ्ट में जाने के लिए आपने क्या करा, अपने हाथ से फोर्स लगाया स्टीयरिंग पे और आपने मोड़ा तो गाड़ी लेफ्ट में टर्न हो गई. इससे क्या हुआ, आपने एक मूविंग ऑब्जेक्ट, एक चलते हुए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज किया, है ना.
ये भी किससे हेल्प से हुआ, फोर्स की हेल्प से। एंड चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को और शेप को भी चेंज करना फोर्स का ही काम होता है। जैसे जब हम मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया था, जिन बच्चों ने वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि जब मैंने रबर को स्ट्रेच करके दिखाया था कि जब हम रबर को स्ट्रेच करते हैं, कि जो हमारे रबर बैंड्स होते हैं जो हम बालों में बांधते हैं, जब उसे स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, उसकी शेप भी चेंज हो जाती है, उसका साइज भी चेंज हो जाता है, बट वो दोबारा वापस आ जाता है। पर लेकिन जब हम उसकी शेप और साइज को चेंज करते हैं तब उसमें हम फोर्स लगा रहे होते हैं, जोर लगा रहे होते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट इज forces are of different types: muscular, gravitational, frictional, elastic, mechanical and beyond. फोर्सेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जितने भी मैंने आपको नाम में पढ़ के बताया ये सब फोर्सेस के टाइप्स हैं, राइट। और ये सब हमने चैप्टर में पढ़ा है। नेक्स्ट इज सिंपल मशीन्स आर ग्रुप्ड अंडर लेवर, इंक्लाइन प्लेन, व्हील एंड एक्सल, पुले एंड स्क्रू। सिंपल मशीन्स में ये सारे आपके आते हैं जो मैंने नाम पढ़े। लेवर आता है, इंक्लाइन प्लेन होता है, व्हील एंड एक्सल होता है, पुले होता है और स्क्रू होता है, राइट। नंबर नेक्स्ट इज एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। इट मीन्स एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है वो चीज जो आपको क्षमता प्रदान करती है, जो आपको एबिलिटी देती है कि आप काम कर सको, है ना। आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कैन आइदर बी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप्स की होती है, वन इज काइनेटिक एंड अनदर वन इज पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे वही बात लिखी है कि मैकेनिकल एनर्जी 2 तरीके की होती है, वन इज काइनेटिक एंड द अदर वन इज पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट ऑलवेज चेंजेस फ्रॉम वन काइंड टू अनदर। ये मैंने आपको शायद चैप्टर का लास्ट टॉपिक था उसमें समझाया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी को जो आप कंजर्व करते हो, बचाते हो, उसके लॉ में ये है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना ही एनर्जी आप बना सकते हो, ना ही उसको आप डिस्ट्रॉय खराब कर सकते हो, बट इट ऑलवेज चेंजेस फ्रॉम वन काइंड टू अनदर। बट एनर्जी बस एक तरीके से दूसरे तरीके में चेंज हो सकती है, ये तो ना तो कभी खत्म हो सकती है ना ही आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने सोलर एनर्जी ली, सन की एनर्जी ली, है ना, फिर आपने उसको कन्वर्ट कर लिया हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी में कैसे, आपने उसे कुकिंग कर ली, राइट, एंड फॉर कुकिंग यू नीड हीट एनर्जी। So what happened is you converted one kind of energy to another kind, that is known as law of conservation of energy, and it states that energy can neither be created nor destroyed. It can only transfer one type of energy to other type. So that's it. We have this quick recap जो मैंने आपको भी करा दिया है। ओके, सो वी हैव रीड एन आंसर नाउ, टिक द करेक्ट आंसर्स। हमें इसमें टिक करना है, जैसे कि आपको मैं हमेशा से 10 सेकंड का टाइम देती हूँ आंसर लिखने के लिए एज अ कमेंट सेक्शन में, है ना, तो मैं आपको यहाँ पर भी दूंगी। नंबर 1, वी आर एबल टू स्टे ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ। हम ग्राउंड पर रह पाते हैं, स्टे कर पाते हैं बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से। नंबर 1, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमें अपनी तरफ पुल करता है उसकी वजह से। नंबर 2, ब्योइंट फोर्स, आपको एग्जांपल दिया था कि जब आप बकेट में पानी भरा होता है ना, और उसमें कोई चीज़ फ्लोट कर रही होती है, जो चीज़ उसमें फ्लोट कर रही होती है, अगर आप उसको अंदर प्रेस करने की कोशिश करो तो आपको अपवर्ड पुल फील होता है ना, दैट इज ब्योइंट फोर्स। नंबर 3 इज इलास्टिक फोर्स, जब आप कोई चीज़ को इलास्टिक करते हो, खींचते हो, है ना, उस पर फोर्स लगाते हो तो वो अपनी शेप को चेंज कर देता है ना, इज इलास्टिक फोर्स। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स, जब आप वॉक करते हो तो वॉक करने आपको कौन सा फोर्स हेल्प करता है, फ्रिक्शनल फोर्स। ये सारे फोर्स आपको चैप्टर में मैंने अच्छे समझाए हुए हैं, जिस बच्चे को उसका लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। इन 4 ऑप्शन में से विच ऑप्शन यू फील लाइक इज करेक्ट, आपको जो भी लगता है जल्दी से उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स टू बी देयर। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स टू राइट डाउन योर आंसर्स। राइट डाउन नंबर 1, A, B, C, D में से आपका जो भी आंसर है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ग्राउंड पे रहने के लिए, जमीन पे रहने के लिए कौन सा फोर्स हमें हेल्प करता है, विच फोर्स हेल्प्स अस टू स्टे ऑन द ग्राउंड। राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। आई होप आप सबने इसका आंसर लिख दिया होगा, राइट। सो इसका आंसर है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वी आर एबल टू स्टे ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट इज अ स्क्रू जैक यूज्ड टू लिफ्ट अ कार इज अ। स्क्रू जैक क्या करता है, कार को लिफ्ट, कार को उठाने में हेल्प करता है। अब ये क्या है, ये फर्स्ट क्लास लीवर है, सेकंड क्लास लीवर है, पुले है या स्क्रू है। अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि फर्स्ट क्लास लीवर क्या होता है, पुले क्या होता है, सेकंड क्लास लीवर क्या होता है। डोंट वरी, इस सब के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है इसी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए और वहां से देखिए, और आप
जब बाद में आके इसको समझेंगे पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर्स जरूर आएंगे. ओके, सो आई एम गिविंग यू 10 seconds टू राइट डाउन योर आंसर्स. कि स्क्रू जैक जो गाड़ी को उठाता है उसे क्या कहते हैं, वो क्या है? लाइक फर्स्ट क्लास लेवर है, वो पुले है, सेकंड क्लास लेवर है या स्क्रू है? जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. आई एम गिविंग यू 10 seconds. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. आई होप आप सबने इसका आंसर लिख दिया होगा. लेट मी टेल यू व्हाट इज द आंसर. द आंसर इज स्क्रू. इट इज अ स्क्रू. नंबर 3, द मोस्ट रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज. आपके पास ऐसी कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो रेडिली अवेलेबल है? लाइक आपको जब चाहिए तब आपके पास वो हाजिर है. व्हाट इज दैट एनर्जी? विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी या वाटर एनर्जी? जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए. थर्ड लिखकर ABCD में से जो भी उसका आंसर है आप मुझे लिख दीजिए. आई होप आप सब ने इसका आंसर लिख दिया होगा. लेट मी टेल यू दैट विच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज रेडिली अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ अस. इट इज सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी मतलब सन की एनर्जी. सन की एनर्जी हमारे लिए हमेशा रेडिली अवेलेबल है. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज द लास्ट पार्ट, है ना? कि द अपवर्ड पुश ऑफ वाटर ऑन अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड. मतलब जो किसी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड पुश आता है, ऊपर की तरफ जो पुश आता है, उसे क्या कहते हैं? ब्योइंट फोर्स, डेंसिटी, वॉल्यूम, प्रेशर. इसका आंसर मैंने आपको बताया हुआ है, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था. जल्दी से इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. आई होप आप सबने इसका आंसर लिख दिया होगा. लेट मी टेल यू द आंसर इज ब्योइंट फोर्स. उसे ब्योइंट फोर्स कहते हैं. ओके, सो फॉर नाउ वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. जिसमें आपको लिख रहा है 5 फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसके आंसर मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊंगी. और उससे पहले मैं आपको भी चांस दूंगी कि आप भी ये आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख सके. नंबर 1 पढ़ते हैं. मोस्ट सिंपल मशीन्स मेक यूज ऑफ डैश फोर्स. कि बहुत सारी सिंपल मशीन्स जो होती हैं वो इस फोर्स का यूज करती हैं. तो इसका आंसर क्या है? देखिए, इसका आंसर मैं आपको लिख के बता देती हूँ. मुझे लगता है काफी सारे बच्चों को नहीं पता होगा. दैट इज अप्लाइड फोर्स. कि मोस्ट सिंपल मशीन्स मेक यूज ऑफ अप्लाइड फोर्स. कि बहुत सारी सिंपल मशीन्स अप्लाइड फोर्स का यूज करती है. ओके, आगे बढ़ते हैं. देयर इज नो डैश फोर्स इन स्पेस. स्पेस में ऐसा कौन सा फोर्स है जो नहीं होता? आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो अर्थ पर तो होता है पर स्पेस पर नहीं होता. राइट डाउन योर आंसर इन कमेंट सेक्शन. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. आई होप आप सबने इसका आंसर लिख दिया होगा. मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो अर्थ पर है बट स्पेस पर नहीं है. दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स इन स्पेस. स्पेस में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है. नंबर 3, सिंपल मशीन्स चेंज अ डैश ऑफ अप्लाइड फोर्स. सिंपल मशीन्स अप्लाइड फोर्स, अगर कहीं पे हम फोर्स लगा रहे हैं, उसका क्या चेंज कर सकती है? सिंपल मशीन चेंज कर सकती है डायरेक्शन, है ना? सिंपल मशीन अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है. नेक्स्ट पढ़ते हैं. अ मूविंग कार पोजेसेस मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू इट्स. एक चलती हुई कार मैकेनिकल एनर्जी लगाती है किस वजह से? ड्यू टू इट्स मोशन. क्योंकि वो चल रही होती है, अपनी दिशा पे होती है, अपने डायरेक्शन में होती है, इस वजह से वो मैकेनिकल एनर्जी का यूज करती है. एन इंक्लाइन प्लेन इज अ डैश विच मेक्स वर्क ईजियर. इंक्लाइन प्लेन क्या होता है जो हमारा काम ईजियर बनाता है? वो क्या होता है? दैट इज अ स्लोप. वो स्लोप होता है ना? इस तरीके से होता है ना? तो इंक्लाइन प्लेन इज अ स्लोप. आई होप आप सबको ये आंसर आते भी होंगे और आपने लिखे भी होंगे. So that's our fill in the blanks. Now we are coming towards number C, which is change the underlined words to correct these statements. Right? हमें क्या करना है? इन जो वर्ड्स अंडरलाइन आप देख सकते हो, जैसे नंबर 1 में ये अंडरलाइन है, नंबर 2 में ये अंडरलाइन है, हमें इनको चेंज करना है और इन स्टेटमेंट्स को करेक्ट करना है. राइट? ओके, नंबर 1, a stretched rubber band regains its original position on being released because of gravitational force. यहाँ पे लिखा है कि अगर आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो और वो स्ट्रेच होने के बाद दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाता है ना, छोड़ने के बाद, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है. ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है. ये कौन से फोर्स की वजह से होता है, उसका आंसर आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि कौन से फोर्स की वजह से रबर बैंड दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है. आप लोग जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स.
आई होप आप सबको ये आता हो, चैप्टर में मैंने आपको सबको समझाया भी था। आप अपने स्कूल नोटबुक में या फिर जिसमें भी आप ये कर रहे होंगे, अगर आपको ये लिखना होगा तो आप पूरा सेंटेंस लिखोगे, क्या स्ट्रेच्ड रबर बैंड रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन ऑन बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ, फिर बिकॉज ऑफ के बाद जो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रही हूँ वो आपको लिखना है, बिकॉज ऑफ इलास्टिक फोर्स। फोर्स तो वहाँ लिखा ही हुआ है, तो ग्रेविटेशनल हटा के आपको वहाँ पे इलास्टिक लिखना है, राइट। नंबर 2, जियोथर्मल एनर्जी इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कह रहे हैं कि जो जियोथर्मल एनर्जी है वो नॉन रिन्यूएबल है, उसको आप रिन्यू नहीं कर सकते, दोबारा वो नहीं बन सकती। तो ये बात तो गलत है, तो इसका क्या वर्ड होगा, कौन सा करेक्ट वर्ड होगा, तो जैसे आप मुझे इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। तब तक मैं यहाँ पे लिखती हूँ विच इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि जियोथर्मल एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नंबर 3, द पुले यूज्ड फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल इज अ मूवेबल पुले, कि पुले जो कि कुएं में से पानी निकालने के लिए काम आता है वो एक मूवेबल पुले है, पर ये सच तो नहीं है। वो कौन सा पुले है, जल्दी से इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आई होप आप सबने इसका आंसर लिख दिया होगा। आंसर इज फिक्स्ड, वो फिक्स्ड पुले होता है, राइट। फिक्स्ड पुले की मदद से आप कुएं में से पानी निकाल सकते हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सिंपल मशीन्स मेक आर वर्क डिफिकल्ट। सिंपल मशीन्स हमारा काम डिफिकल्ट बनाती हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। अब जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सिंपल मशीन्स हमारे काम को क्या बनाती हैं, डिफिकल्ट बनाती हैं, या फिर लिखिए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। सो द आंसर इज ईजी, सिंपल मशीन्स हमारे काम को ईजी बनाती हैं। नेक्स्ट इज वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ इलास्टिक फोर्स। हम इलास्टिक फोर्स की मदद से चल पाते हैं, ये बात तो बिल्कुल ही मतलब गलत है, राइट। इलास्टिक फोर्स की हेल्प से हम नहीं चल पाते, तो ऐसा कौन सा फोर्स है जिसकी हेल्प से हम चल पाते हैं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख के मुझे बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आई होप आप सबने इसका आंसर लिख दिया होगा। लेट मी राइट डाउन, द आंसर इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमें चलने में, वॉक करने में हेल्प करता है। सो फॉर नाउ हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर्स और ये चेंज अंडरलाइन वाली जो एक्सरसाइज थी ये हमारी हो चुकी है। नाउ एज यू कैन सी वी हैव राइट शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन ई आंसर दीज क्वेश्चन एंड क्वेश्चन एफ थिंक एंड आंसर विच इज लेफ्ट। इसके लिए मैंने पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जिसमें आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स दोनों एक साथ ही मैं दिखाऊंगी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन आंसर्स। So right now as you can see I have written all the question and answers on the screen as आप सब देख सकते हो। Write short answers. The very first question, number 1, name the different type of forces. Different type of forces के नाम बताइए, है ना। तो आंसर लिखा हुआ है the different types of forces are muscular, gravitational, frictional, elastic, mechanical and buoyant. तो ये सारे different type of forces हैं। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इनको साथ साथ अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, ये आंसर आपके भी बहुत काम आ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन्स क्या होती हैं, है ना। सो आंसर इज सिंपल मशीन्स आर टूल्स विच मेक आवर वर्क ईजियर। सिंपल मशीन्स वो टूल होते हैं जो हमारे काम को ईजी बनाते हैं एंड फास्टर बनाते हैं, है ना। दे आर यूजफुल टू अस बिकॉज दे हेल्प अस टू डू। ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं बिकॉज का आंसर क्या है, बिकॉज दे हेल्प अस टू डू वर्क, ये हमें काम करने में हेल्प करता है बाय अप्लाइंग फोर्स एट अ कन्वीनियंट पॉइंट विच आइदर चेंज द डायरेक्शन, जो या तो उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करता है या फिर इंक्रीज द फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स अप्लाई किया होता है उसको इंक्रीज करता है। तो दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट आर सिंपल मशीन। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप पहले यहाँ से देख लीजिए, ये वाला पार्ट है ना, आई थिंक आपको ये विजिबल होगा। फिर मैं अगर इसको ऊपर करूंगी तो आपको ये पूरा आंसर दिख जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज जियोथर्मल एनर्जी रेफर टू एज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों माना जाता है, राइट। तो इसका आंसर है जियोथर्मल एनर्जी इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बिकॉज द वाटर इज रिप्लेनिश्ड बाय रेनफॉल एंड द हीट इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड इनसाइड द अर्थ। इसका कहने का मतलब है कि जियोथर्मल एनर्जी को रिन्यूएबल, बार बार बनने वाली एनर्जी इसलिए बोला गया है क्योंकि पानी जो है वो बारिश से बार बार फिल हो जाएगा ज़मीन के अंदर और हीट जो है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती रहेगी। दैट इज़ वाई जियोथर्मल एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी कहा गया है। इसका आंसर आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेयर डज मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी कम फ्रॉम। मतलब जो हमारी हीट एनर्जी मिलती है वो हमारी सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है हमें।
मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी वी यूज कम्स फ्रॉम, जो हम बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी यूज करते हैं वो कहाँ से मिलती है? बर्निंग फ्यूल, जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं जैसे कि कोल, केरोसिन एंड पेट्रोल। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं, ये इसका आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेम 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, 4 डिफरेंट तरीके की एनर्जी के नाम बताइए। लिखा है द 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। तो ये 4 डिफरेंट तरीके की एनर्जी के नाम हैं, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको इसका ये जो आपके आंसर्स हैं, है ना, अगर आपको ये यहाँ पे नहीं ढंग से दिख रहे हैं और आपको ढंग से पूरा एकदम चाहिए तो मैं वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इन आंसर्स का, आप वहाँ से सकते हैं। अदरवाइज मैं इंस्टाग्राम पे भी इनको अपलोड कर दूंगी इन आंसर्स को, आप वहाँ से भी इन आंसर्स को देख सकते हैं, राइट। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी और इन आंसर्स का भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ लिवर्स। लिवर्स के कुछ एग्जाम्पल दीजिए, दिस इज प्लायर्स, नट क्रैकर, फिशिंग रॉड। These are the 3 answers of livers. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, आप देखते हैं ई आंसर दीज क्वेश्चंस। अभी हम यहाँ पे बड़े बड़े आंसर करने पड़ेंगे, राइट। व्हाट इज अ लिवर, लिवर क्या होता है, ऑन व्हाट बेसिस आर लिवर्स क्लासिफाइड, किन बेसिस पर हमने लिवर को क्लासीफाई किया हुआ है। आंसर पढ़ते हैं। लिवर इज अ टाइप ऑफ सिंपल मशीन, लिवर एक तरह की सिंपल मशीन है। कॉमनली यूज टूल्स, इसके कॉमनली यूज टूल कौन कौन है? प्लायर्स, बॉटल ओपनर्स, हैमर्स, ये सब क्या है? ये सब के सब लिवर्स हैं, राइट। आगे पढ़ते हैं। लिवर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशंस ऑफ द फल्क्रम, फल्क्रम लोड और एफर्ट की पोजीशन के बेसिस पर हमने लिवर्स को क्लासिफाई किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इंक्लाइन प्लेन, हाउ इज इट यूजफुल फॉर अस। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है और ये हमारे लिए यूजफुल कैसे है? आंसर पढ़ते हैं। एन इंक्लाइन प्लेन इज अ स्लोप विच मेक्स वर्क्स ईजियर। इंक्लाइन प्लेन एक स्लोप होता है जो हमारे काम को आसान बनाता है। इट इज़ यूजफुल टू अस बिकॉज वॉकिंग अप स्लोप इज ईजियर देन क्लाइंबिंग अ लैडर। ये हमें पता है कि एक स्लोप पे चढ़ना, एक लैडर, एक सीढ़ी पे चढ़ने से ज़्यादा ईजी होता है टू द सेम हाइट। अगर आप सेम हाइट पे पहुंचना चाहते हो और आप स्लोप पे चढ़ रहे हो, लैडर पे चढ़ रहे हो, तो स्लोप पे चढ़ना ज़्यादा ईजी होगा एज कम्पेयर टू द लैडर। वी कैन यूज अ प्लैंक ऑफ वुड एज एन इंक्लाइन प्लेन। हम एक लकड़ी के फट्टे को भी इंक्लाइन प्लेन की तरह यूज कर सकते हैं व्हेन वी हैव टू लोड और अनलोड अ ट्रक। जो हमें ट्रक पे कोई सामान चढ़ाना होता है या उतारना होता है, तब हम इसको इंक्लाइन प्लेन की तरह यूज कर सकते हैं। आई होप ये आंसर आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज अ स्क्रू जॉइन 2 पीसेस ऑफ वुड बेटर देन अ नेल, हाउ। क्या जो स्क्रू है वो 2 वुड के पीसेस को ज़्यादा अच्छे से जॉइन करता है एज कम्पेयर टू नेल, हाउ। अभी कैसे? यस, व्हेन वी जॉइन थिंग्स टुगेदर विद अ स्क्रू, जब हम स्क्रू से 2 चीज़ों को जोड़ते हैं वो बहुत लंबे टाइम के लिए, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए जुड़े रहते हैं, एंड दस कैन नॉट बी फोर्स अपार्ट इजीली, और उनको आसानी से आप अलग नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, व्हेन वी जॉइन थिंग्स विद अ नेल, जो हम नेल से 2 चीज़ों को जोड़ते हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर फॉर ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़े ही टाइम के लिए वो जुड़े रहते हैं, दैट इज थ्रू द लेंथ ऑफ द नेल, वो भी सिर्फ और सिर्फ नेल की लेंथ तक ही जुड़े रहते हैं। आगे पढ़ते हैं। व्हाट डज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो ना ही बिगाड़ सकते हो, बट इट ऑलवेज चेंजेस फ्रॉम वन काइंड टू अनदर। बस आप एनर्जी को एक तरह की एनर्जी से दूसरी तरह की एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हो। द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेवर डिक्रीजेज और इंक्रीजेज, किसी भी चीज़ की एनर्जी, जो पूरी एनर्जी होती है, वो ना तो पूरी तरह खत्म होती है, ना तो पूरी तरह कम होती है, ना ही पूरी तरह बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज विंड एनर्जी मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली देन हीट एनर्जी। विंड एनर्जी जो है हीट एनर्जी से ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे है, मतलब इन्वायरमेंट को ज़्यादा कौन प्रोटेक्ट करती है, विंड एनर्जी या हीट एनर्जी? तो आंसर है विंड एनर्जी इज प्लेंटीफुल। विंड एनर्जी प्लेंटीफुल होती है, रिन्यूएबल होती है, आप उसको बार बार बना सकते हो, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह अवेलेबल है, क्लीन है और नॉन पोल्यूटिंग है, इससे पोल्यूशन भी नहीं होता। देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड बाय एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि जो विंड एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है एज कम्पेयर टू बाकी एनर्जी से। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है। मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी वी यूज़ कम्स फ्रॉम बर्निंग फ्यूल्स, और जो मोस्टली हम हीट एनर्जी यूज़ करते हैं वो हम कोल जला के, केरोसिन जला के, पेट्रोल जला के जो हमें हीट एनर्जी मिलती है वो हमें इनसे मिलती है। दीज सोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, ये नॉन रिन्यूएबल मतलब बार बार नहीं बनते। आपने सुना भी होगा कि कोल
खत्म होता जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे फ्यूल्स हैं जो एक बार यूज करने के बाद इनको आप दोबारा बहुत जल्दी नहीं बना सकते, है ना। एंड बर्निंग दीज फ्यूल्स लीड्स टू पॉल्यूशन, और इनको जलाने से क्या होता है, पॉल्यूशन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज अ पुले डिफरेंट फ्रॉम अ व्हील एंड एक्सल। पुले व्हील एंड एक्सल से डिफरेंट कैसे है? सो पुले क्या है, पुले एक स्मॉल व्हील है जिसके आसपास क्या है, आउटर एज में ग्रूव हो रखा है, बट अ व्हील विद अ रॉड अटैच टू इट, इट्स अ व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट। और जो व्हील एंड एक्सल क्या होता है, व्हील जो कि रॉड से अटैच होती है ना, उसे व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट कहते हैं। ओके, सो आगे आप देख सकते हो एफ इज थिंक एंड आंसर है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, व्हाट विल हैपन इफ ऑन अ सी सॉ वन चाइल्ड गेट्स अप सडनली एंड व्हाई। क्या होगा अगर सी सॉ देखा है ना आपने, जो बच्चे झूलते हैं, अगर सी सॉ में एक बच्चा खड़ा हो जाए तो क्या होगा, द अदर एंड विद द अदर चाइल्ड सिटिंग विल गो डाउन एट अ हाई स्पीड। और दूसरी तरफ जो बच्चा बैठा होगा वो एकदम से नीचे चला जाएगा बहुत स्पीड में, है ना, अगर एक बच्चा खड़ा हो गया तो। दिस में रिजल्ट इन हर्टिंग द चाइल्ड सिटिंग देयर, और ऐसा करने से उस बच्चे को चोट भी लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू नीड टू बी मोर केयरफुल व्हेन यू साइकिल डाउन अ हिल देन व्हेन यू साइकिल अप द हिल, व्हाई। मतलब जब आप किसी हिली एरिया पे साइकिल को ऊपर लेके जा रहे होते हो, उससे ज्यादा केयरफुल आपको नीचे आते वक्त होना पड़ता है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है कि वाइल साइकिलिंग डाउन अ हिल, जब हम हिल से नीचे आ रहे होते हैं साइकिल के साथ, द स्पीड ऑफ द साइकिल इज मोर, तब साइकिल की स्पीड बहुत ज्यादा होती है एज इट इज कमिंग डाउन द स्लोप, क्योंकि वो स्लोप से नीचे आ रही होती है। यू नीड टू बी केयरफुल सो दैट यू फेस नो प्रॉब्लम इफ यू नीड टू स्टॉप इट सडनली, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर मान लो आपको स्लोप से नीचे आते वक्त एकदम से अगर अपनी साइकिल रोकनी पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, दैट इज वाई आपको बहुत केयरफुली साइकिल चलानी होती है व्हेन यू कम डाउन फ्रॉम द स्लोप। सो एज यू कैन सी आर चैप्टर इज ओवर, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आई हो और आपको लगता है कि आपको इससे कोई नॉलेज मिली हो, सो डू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो। एंड आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसमें आपको क्वेश्चन आंसर, टिक मार्क, फिल द ब्लैंक सब कुछ समझाया है। एज ये वीडियो तो आपके क्लासमेट्स के बहुत काम आएगी, जो आपके साथ क्लास में पढ़ते हैं, आपके फ्रेंड्स के बहुत काम आएगी, है ना, आपके कजन्स के, आपके सिबलिंग्स के, इन सब के बहुत काम आने वाली है। और अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है जो क्लास 5th में पढ़ते हैं तो उनकी वीडियो बहुत काम आने वाली है। सो डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ देम, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी नॉलेज गेन हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी आंसर समझ में नहीं आया हो, उनका मीनिंग नहीं समझ में आया हो, तो अब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगी, राइट। एंड अगर आपके पास कोई चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि मैं उसको इस चैप्टर की तरह, जैसे मैंने ये चैप्टर एक्सप्लेन किया है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूं, आप तक पहुंचाऊं, है ना, और आप जैसे और भी बच्चे उस चैप्टर को देखिए, उनकी भी नॉलेज बढ़े, सो वो चैप्टर का नाम आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अपनी मेल ID प्रोवाइड कर दूंगी, जहां पर आपको मुझे उस चैप्टर की फोटो क्लिक करके सेंड करनी होगी, ताकि उस चैप्टर को मैं डायरेक्टली जैसे आपकी बुक में है एज इट इज आप तक समझा पाऊं, है ना। तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो आप चैप्टर देख रहे हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख पा रहे हैं और किसी वजह से मान लीजिए पढ़ाते पढ़ाते मैंने स्पीड से ऊपर कर दिया और आपको आंसर नहीं दिख पाया है, डोंट वरी, मैं इस पूरे इसका लिंक, जो आंसर्स का लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली वो पूरा का पूरा वर्ड जो प्रोसेस है आप उसमें से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़, फॉर मोर क्लास 5th वीडियोज़। और मैंने क्लास 5th पे ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, जैसे कि मैथ्स पे बनाई हुई है, साइंस पे बनाई हुई है, SST पे बनाई हुई है, जिन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो प्लीज़ गो एंड वॉच देम, दे ऑल आर गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। एंड या सो ये भी वीडियो जो थी, ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था बनाने के लिए, दैट इज़ वाई आई मेड दिस वीडियो टुडे। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैं ऐसा होप करती हूँ। सो फॉर नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।